की सरजमी अपने आप में अनंत रहस्यों को समेटे है, जिनको लेकर वैज्ञानिक भी सिर पकड़ लेते हैं। दुनिया की ऐसी रहस्यमय जख्मों में से एक है सोमनाथ मंदिर, लेकिन इसे लेकर आईआईटी गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आज की लॉजिकल शोधकर्ताओं ने बड़ा खुलासा किया है। पीएम मोदी के आदेश पर हुए इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने फैक्ट दुनिया के सामने रखे हैं, तो हर किसी को चौंकाने वाले हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत मौजूद है, साथ ही अंदर गुफाओं का विचार है। आर्कियोलॉजिकल शोधकर्ताओं के 1 साल पहले रिसर्च का रिपोर्ट सोमनाथ ट्रस्ट को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मंदिर के नीचे एल शेप की एक और इमारत है। यह भी पता लगा है कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से दूरी पर ही स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। करीब 5 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनों से मंदिर के नीचे जांच की गई है। जमीन के नीचे करीब 12 मीटर तक जीपीआर इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि नीचे भी एक पक्की इमारत है और प्रवेश द्वार भी है। आज भी अनसुलझा है सोमनाथ मंदिर के बाणसतम का रहस्य। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला जो लिंग है सोमनाथ मंदिर, यह इतना समृद्ध है कि उत्तर पश्चिम से आने वाले घर आक्रमणकारी की पहली नजर सोमनाथ पहुंचाती थी। कई बार सोमनाथ मंदिर पर हमले हुए, उसे लूटा गया। कहा जाता है कि सबसे पहले एक मंदिर अस्तित्व में था। दूसरी बात, 7वीं सदी में वल्पी के मैत्री राज ने मंदिर बनवाया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनैद ने इसे तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी। इसके बाद फिर यहाँ राजा नागपुर ने 815 एडी में इसे तीसरी बार बन पाया। इसके अवशेषों पर मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने चौथी बार निर्माण करवाया। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। ताजा है कि अरब यात्री अलबरूनी ने अपनी यात्रा में इस मंदिर का जिक्र किया था। इसे देखकर गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की संपत्ति लूटी और हमले में हजारों लोग भी मारे गए थे। इसके बाद 5 बार निर्माण 1169 में गुजरात के राजा कुमार पाल ने करवाया था। साल 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे फिर गिराया गया। औरंगजेब ने इसे फिर से 1706 में गिरा गया था। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। जूनागढ़ रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया था। नया मंदिर 1951 में बनकर तैयार हुआ। इतनी संपत्ति लूटने के बाद भी हर बार सोमनाथ का आशीर्वाद उसी वैभव के साथ खड़ा रहता था। लेकिन केवल इस वैभव के कारण ही सोमनाथ का महत्व नहीं है। सोमनाथ का मंदिर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर है। विशाल अरब सागर रोज भगवान सोमनाथ की चरणों में विराजमान रहता है और हजारों सालों से इस अरब सागर ने कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघी है। ना जाने कितने आंधी तूफान आए, चक्रवात आए, लेकिन किस भी आंधी तूफान चक्रवात से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी सोमनाथ मंदिर के परिसर में मौजूद है बांहस्तंभ मंदिर। तो नया बनाया गया है, लेकिन स्तंभ बहुत ही पुराना है, जिसका मंदिर के साथ साथ समय समय पर ठीक किया गया है। और मंदिर में मौजूद कई रहस्यों में से एक रहस्य इस बार स्तंभ काफी है। 6ठी शताब्दी से मौजूद है। बाणसतम दिशा बताने वाला यंत्र है। बाणसतम लगभग छोटी शताब्दी से इस स्तंभ का इतिहास में जिक्र मिलता है। मतलब 1420 साल पहले इस स्तंभ के होने का सबूत मिलता है। इसका मतलब यह है कि इस स्तंभ छोटी सदी में पहले से ही यहाँ मौजूद है। शायद इसी विषय से स्तंभ का इतिहास में जिक्र किया गया है। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने करवाया था और क्यों करवाया था। इस सिस्टम में वह रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। जानकारों के अनुसार ही एक दशा बताने वाले वास्तव है जिस पर समुद्र की ओर इशारा करता एक बाण मौजूद है और शायद इसलिए इसे बाण स्तंभ कहते हैं। इस स्तंभ पर लिखा है आसमा प्रांत दक्षिण ध्रुव प्रयत अबादित ज्योतिर्मार्ग, जिसका मतलब होता है इस समुद्र के अंत तक से दक्षिण ध्रुव तक बिना किसी रुकावट के एक रास्ता है। मतलब यह कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी रुकावट नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस समुद्र के रास्ते में कोई टापू या द्वीप नहीं है। आसान भाषा में समझा जाए तो सूंघ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण रूप तक मतलब एंटार्क्टिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी टापू नहीं आता है। हालांकि श्लोक में खंड का जिक्र नहीं है, लेकिन बिना रुकावट के समुद्र के रास्ते का मतलब यह कि बीच में कोई भी पहाड़ का नहीं होना है। अब जब यह सोचिए कि उस जमीन में ना तो हवाई जहाज था और ना ही थ्रोट, तब किस तरह से इस बात का पता लगाया गया होगा कि इस समुद्री रास्ते में एंटार्क्टिका तक कोई टापू नहीं है। यह एक रहस्य है। इस दम की सीध में एक भी टापू या द्वीप नहीं है। यह कह देना बड़ी बात है। हाँ, सैटेलाइट से भी यह जाना जा सकता है, लेकिन तब तक तो सैटेलाइट जैसे किसी भी चीज के बारे में किसी ने सोच भी नहीं होगा।
तो आखिर किस तरह से तब लोगों ने इस बात का आंपता लगाया होगा कि इस रास्ते में कोई टापू नहीं है? यह सोचने वाली बात है। इससे पता चलता है हमारे पूर्वज नक्शा बनाने में कितने माहिर थे, वो भी तब जब उनके पास ना कोई टेक्निक थी और ना ही सैटेलाइट या गूगल मैप्स जैसी कोई ऐप। लेकिन धरती का पहला नक्शा बनाने का श्रेय ग्रीक वैज्ञानिक एनेक्सिमेंडर को दिया गया है। लेकिन ये नक्शा पूरा नहीं था, क्योंकि उस नक्शे में और दक्षिण ध्रुव नदारद थे। नक्शे में वही जमीन दिखाई गई थी जहां इंसानों की आबादी मौजूद थी, जबकि दुनिया का वास्तविक नक्शा तो एनरिक स्मार्टलिस्ट ने 1490 के आसपास बनाया था, यानी कि इस स्तंभ के बनाने के कई साल बाद। कुछ लोगों का मानना है कि जब यह स्तंभ गाया गया था तब निश्चित ही छोटा या बड़ा किसी भी तरह का कोई टापू मौजूद नहीं था। लेकिन वक्त के साथ प्रकृति और भूगोल बदला है तो थोड़ा बहुत ही हेरफेर जरूर हुआ होगा। लेकिन फिर भी यह सबसे बड़ी बात है कि उस दौर के खगोलविदों को यह जानकारी जरूर थी कि दक्षिणी ध्रुव किधर है और धरती गोल है, और इसी वजह से वह यह बताने में कामयाब रहे कि सोमनाथ मंदिर से सीधा बिना रुका केसमुद्री रास्ता दक्षिण ध्रुव की तरफ जाता है। हालांकि यह एक रहस्य है कि वह कौन सी टेक्निक थी जिसकी मदद से उस समय यह जानने में आसानी हुई। अब दक्षिणी ध्रुव से भारत के पश्चिमी तट पर बिना किसी रुकावट के जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहां ज्योतिर्लिंग था है, जिसे भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। ऐसे में बांट स्तंभ पर लिखे श्लोक की आखिरी लाइन अबाधित ज्योतिर्मार्ग भी किसी रह हिस्से की तरह ही है, क्योंकि यह बाधित और मार्ग तो समझ में आता है, लेकिन ज्योतिर्मार्ग क्या है यह समझ से बिल्कुल परे है। यह बात वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। पृथ्वी गोल है, इस बात की खोज यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन भारत यह जानकारी बहुत पुराने समय से थी जिसके परमार भी मिलते हैं। इसी जानकारी के आधार पर आगे चलकर आर्यभट्ट ने सन 500 के आसपास इस कुल पृथ्वी व्यास 40,168 बताया था। आज की अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पृथ्वी का व्यास 40,075 किलोमीटर मांग आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्यभट्ट की आंकलन में मात्र 0.26% का ही अंतर आ रहा है, जो बहुत कम है। अब सवाल यह उठता है कि लगभग 1,500 साल पहले आर्यभट्ट के पास की जानकारी कहां से आई? क्या उस समय भी गोलविदों के पास गूगल मैप जैसी कोई चीज थी जिससे वो इस बात का पता लगा सकते थे? अगर नहीं थी तो आखिर वो कौन सी टेक्निक थी जिससे आर्यभट्ट ने पृथ्वी का पता लगाया था? और शायद इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर बाण स्तंभ को बनाया गया था।